हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं की कृषि रसायन की किताब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर पहला हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइनों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके कहीं से भी किसी भी पैराग्राफ में से रैंडमली क्वेश्चन बना लिया जाता है, तो हमें एक भी किताब की लाइन छोड़नी नहीं है, लाइन टू लाइन हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को, और जिसका नाम है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। ठीक है, अब आपको दिख रखा है यहाँ पे कि हमने इसके अंक कितने दे रखे हैं, या जो मैं बोलूँ कि जो बोर्ड के द्वारा जो इसके अंक दिए गए हैं वो कितने हैं, 4। यानी इस चैप्टर में से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 2 तो क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के, और एक आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन पेपर देख लें हम, या 2019 का क्वेश्चन पेपर देख लें, 2 क्वेश्चन तो यहाँ से 1-1 नंबर के पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले मृदा। तो देखो, मृदा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ठीक है, तो हम बात करते हैं करोड़ों वर्ष पूर्व। पहले हमने क्या सुना था कि जो पृथ्वी है वो कैसा थी, आग का गोला थी। ठीक है, धीरे 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 समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और जो पृथ्वी है वो कैसी होती गई, ठंडी होती गई ठंडी होती गई। तो इसकी जो सरफेस है उस पर किसका निर्माण होने लगा, मृदा का निर्माण होने लगा। अब ये मृदा का निर्माण कैसे हुआ कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उन पर मान के चलो बिजली गिर गई तो चट्टानों के टुकड़े हो गए, टुकड़े होने से वो टुकड़े छोटे छोटे होते गए, और एक समय ऐसा आया, समय बीतता गया और वो टुकड़े किस में कन्वर्ट हो गए, मृदा में कन्वर्ट हो गए। नदियों के बहाव से क्या है, कंकड़ पत्थर रेत इत्यादि के वो बहते जाते हैं पत्थर, और जब वो बहते हैं तो आपस में उनमें क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े निकल के आते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही आगे जाके किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, मिट्टी में, मृदा में उनको परिवर्तित होना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम मृदा की बात करें तो जो मृदा है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां से। चलो, जो मृदा शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। और लैटिन भाषा में भी कौन सा वर्ड लिया गया है, सोलम। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्लोर या फर्श। ठीक है, ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर या फर्श है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिख रखा है कि जो मृदा है वो क्या है भाई, एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड का मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया है, मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई होती है। मृदा की लंबाई चौड़ाई गहराई, या हम बोलें कि जो पृथ्वी का पूरा भूभाग है उसको किसने घेर रखा है, मृदा ने घेर रखा है। ठीक है, और मृदा क्या करता है, पौधों की वृद्धि के लिए उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यानी जो पौधों को ठहरने के लिए जो जमीन उपलब्ध करवाता है, जो सरफेस एरिया उपलब्ध करवाता है, वो कौन उपलब्ध करवाता है, मिट्टी। भाई पौधा बड़ा होता है किस में, बड़ा होता है मिट्टी में। पौधे को खड़े रहने के लिए जो सहायता प्रदान करता है वो भी कौन प्रदान करती है, भाई मिट्टी प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है कि जो 2 वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। पहले थे जोफे एवं मार्बट, और दूसरे कौन थे, बकमैन एवं ब्रेडी। ठीक है, इस बार हो क्या सकता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जोफे एवं मार्बट द्वारा दी गई मृदा की परिभाषा दीजिए, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो बकमैन एवं ब्रेडी वैज्ञानिक थे उन्होंने मृदा की क्या परिभाषा दी, उसको लिखिए। तो डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिख रखा है कि जो मृदा है वो क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड। यहां देख रखा है, देखो जो आप है ना, पेज के साथ साथ चलते रहो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो पेज के साथ साथ आप चलते रहो। आप अपनी बुक खोल सकते हैं, या आप वीडियो को साफ साफ, आपको पूरी बुक की मैंने लाइन टू लाइन यहाँ पर PDF के थ्रू में आपको दे रखी है, तो आप मेरे साथ साथ एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रखा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, प्राकृतिक पिंड है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं हो सकता। जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों से विकसित हुई है, जो प्रकृति के पदार्थों पर प्राकृतिक ही बल, यानी प्रकृति ने ही उसमें क्या लगाया है, अपना बल लगाया, और उनसे उसने मृदा को विकसित किया है। ठीक है, और भिन्न भिन्न गहराइयों पर खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तर के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। आपने देखो
कभी कभी आपकी बोरिंग खुदती है, कुआं खुदता है कहीं पर, तो आपने देखा होगा कि ऊपर ऊपर जब खुदाई होगी तब तो आपकी मिट्टी जैसा कलर निकलेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें निकलती हैं उनका रंग बदलता जाता है। देखा है ना भाई, कहीं बोरिंग होती है तो फिर काली चीज़ें निकलती हैं, फिर कुछ स्लेटी सी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि जब बोरिंग की खुदाई होती है तो बीच में पत्थर आ जाता है तो हमें जगह बदलनी पड़ती है ना। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि मिट्टी की एक ही लेयर नहीं है ज़मीन में, मिट्टी कई भागों में, कई लेयरों में, एक से अधिक रूप में पाई जाती है। उसके अलग अलग क्या बने हुए हैं, स्तर बने हुए हैं, और हर स्तर एक ऊपर वाले स्तर से अपने कैसे है, अलग है। हर स्तर जो है वो ऊपर वाले स्तर से कैसा है, टोटली अलग है। इस वजह से इसने क्या बोला है परिभाषा में कि प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज कार्बनिक अवयवों के संस्तर के अनुसार इसके क्या किए जाते हैं, भेद किए जाते हैं। ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट एवं रासायनिक गुण एवं संगठन तथा जैविक लक्षणों में क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। ठीक है, ये परिभाषा तो दे दी आपकी जोफे एवं मार्बट ने। आगे देखते हैं, दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। दूसरी परिभाषा किसने दी, बकमैन एवं ब्रेडी ने। बकमैन ब्रेडी ने क्या बोला कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। देखो ये दूसरी परिभाषा, साफ साफ आपको एज इट इज़ ये परिभाषा देखनी है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये दे रखिए दूसरी परिभाषा, क्या बोला है इन्होंने कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से मृदा प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। पूरी लाइन को समझना, ठीक है। देखो, विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, अब यहाँ जो ये खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ से अपन मतलब क्या समझेंगे कि जो जीव जंतु हैं एवं पौधे हैं उनके सड़े गले अवशेष, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जैसे कार्बनिक पदार्थ में पेड़ पत्तों की पत्तियां हो गई, पेड़ पौधों की, ठीक है, उनकी जड़ें हो गई, जड़ों के अलावा जो छोटे छोटे जो खरपतवार हैं उनकी क्या हो गए, तने हो गए। यानी पेड़ का अगर मैं बोलूँ जो पूरा भाग है वही अगर सड़ गल जाए तो वो किसका निर्माण करता है, कार्बनिक पदार्थ। और यही कार्बनिक पदार्थ आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, मिट्टी में। जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं के मृत शरीर, जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके मृत शरीर वो भी धीरे धीरे किस में मिल जाते हैं, वही मिट्टी में मिल जाते हैं ना, क्योंकि उनका जो अपघटन है वो उनको क्या करते रहते हैं, जो छोटे छोटे अपघटक जीव है वो उनको खाते रहते हैं और धीरे धीरे मलमूत्र द्वारा वो उनको क्या करते रहते हैं, मृदा में मिलाते रहते हैं। और जो जीवित जीव जंतु हैं उनके जो मलमूत्र हैं वो मलमूत्र भी समय के बाद में किस में मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में। यानी हम कह सकते हैं कि जीव जंतुओं के जो सड़े गले अवशेष हैं, जो उनका मलमूत्र है, वो भी लंबे समय के अंतराल में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी घटक किसको बनाने में सहायता करते हैं, मृदा को बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिख रखा है, यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकती है। और आपको पता है भाई कि जो पूरी मिट्टी है वो क्या करती है, जो पृथ्वी को आवरण के रूप में ढकती है। यानी जो पूरी पृथ्वी है वहां पर एक भूभाग पर एक लेयर बनी हुई है और वो लेयर मृदा की बनी हुई है। ठीक है, आगे देखो, तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर यह पौधों को यांत्रिक आधार व जीविका प्रदान करती है। और अगर इस मिट्टी को अच्छी मात्रा में पानी मिल जाए, इसके मृदा वायु की मात्रा इसकी बढ़ जाए तो ये पौधों को जीवन प्रदान करने तथा यांत्रिक आधार प्रदान करने का काम करती है। ये परिभाषा किसने दी, बकमैन एवं ब्रेडी। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बने, आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन क्या बना आपका कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप बताओगे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। और इस सोलम शब्द का अर्थ क्या है, फर्श। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बना कि बकमैन एवं ब्रेडी तथा जोफे एवं मार्बट द्वारा दी गई मृदा की परिभाषा दीजिए। तो आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आगे चलते हैं हम अगली हेडिंग की तरफ, मृदा की विशेषताएं। तो मृदा की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो मृदा क्या है भाई, एक प्राकृतिक पिंड है। यह पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का काम करता है। और दूसरी बात क्या बोला हमने कि कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं हो सकता। यानी जो मिट्टी का निर्माण है वो केवल प्रकृति ही करती है, यह मानव के हाथ में नहीं है, मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके निर्माण में मानव सहायता प्रदान कर सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन खुद अकेला इसका निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखो,
पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। ये बात भी हमको पता है कि भाई जो मिट्टी है वो क्या है, कई तरीके के संस्तरों में विभाजित होती है, ठीक है। और हर संस्तर अपने ऊपरी संस्तर से कैसा होता है, अलग होता है, ठीक है। आगे देखो, मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण इसकी आकारिकी, रासायनिक एवं जैविक संरचना में क्या पाए जाते हैं, अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर संस्तर अपने संस्तर से कैसा है, अलग है, और मिट्टी का निर्माण अलग अलग पैतृक पदार्थों से होता है, तो इसके रासायनिक गुण, इसकी बनावट, इसकी संरचना सभी कैसी होती है, अलग अलग। आपने देखा होगा मिट्टी के भी कई प्रकार है, काली मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, दोमट मृदा हो गई, बलुई मृदा हो गई। तो ये सारे अलग अलग मिट्टी के प्रकार कैसे बने कि इनके जो पैतृक पदार्थ थे, पैतृक पदार्थ का मतलब जिनसे निर्माण हुआ है। भाई हम भी क्या बोलते हैं, जनकीय पीढ़ी या पैतृक पीढ़ी बोलते हैं ना, तो हमारी पैतृक पीढ़ी कौन हुई, माता पिता। उनकी पैतृक पीढ़ी कौन हुई, हमारे दादा दादाजी, ठीक है ना, दादी और दादाजी। तो कहने का मतलब इसी तरह मिट्टी की भी क्या है, पैतृक पदार्थ है, जिनसे निर्माण उसका हुआ है उसके गुण भी उनसे मिलेंगे, ठीक है। समझ गए आप बात को। आगे चलते हैं, मृदा के कार्य। तो मिट्टी के क्या क्या कार्य हैं उनको देखो। पहला कार्य नंबर फर्स्ट, ठीक है, भूपर्पटी एवं वायुमंडल के मध्य मृदा एक आंतरिक सतह होती है, ठीक है। आकाश और भूपर्पटी का मतलब क्या है, भूमंडल के नीचे जब हम खुदाई करते हैं तो नीचे से क्या निकालते हैं, खनिज पदार्थ निकालते हैं ना। तो आकाश और भूपर्पटी के बीच की जो जगह है, वो बीच की जगह किसका काम करती है, आंतरिक सतह यानी इंटरफेस का काम करती है, एक लेयर का काम करती है, और वो लेयर क्या है, आपकी मृदा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार यह प्राकृतिक साधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करती है। इन सभी माध्यमों का भूमंडल के अंदर क्या होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है, पुनः चक्रण होता रहता है, ठीक है। जैसे जमीन में क्या हुआ, ऊपर आकाश से क्या हुआ, पानी बरसा, और वो पानी बरसकर धीरे धीरे रिस रिस कर कहाँ जाएगा, जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे से हम क्या करते हैं, बोरिंग लगाते हैं, और बोरिंग लगा के उसी भूमिगत जल को हम क्या ले लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। तो ये पूरा क्या चलता रहता है, रिसाइकल चक्र चलता रहता है, ठीक है। पानी की बरसात हुई, वो बरसात का जल धीरे धीरे भूमिगत जल के रूप में संचय हुआ, और वो ही जल आगे जाके हमने हमारे उपयोग में लिया, ठीक है। इस तरीके से पूरा के पूरा रिसाइकल चक्र चलता रहता है। आगे की बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार अभी मैंने आपको बताया था, यांत्रिक आधार एवं जल, पोषक तत्वों तथा पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है। तो मृदा पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, दूसरी बात इनको पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है, तीसरी बात हमने क्या बोला कि ये इनको ऑक्सीजन प्रदान करने का काम भी करती है। कौन, मिट्टी। साथ के साथ आप इसमें एक और जोड़ सकते हो, देखो नीचे लिख रखा है ये पॉइंट साफ साफ कि मृदा क्या करती है, सूर्य की ऊर्जा का भंडारण करती है। गर्मी आई सनलाइट से, जो सूर्य से प्रकाश आया, उसकी रोशनी को मिट्टी ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, मिट्टी कैसी हो गई, गर्म हो गई, और उस गर्माहट को किसको प्रदान करती है, वो पौधों को। भाई पौधों को भी अपनी उपज के लिए, अपनी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, एक उपयुक्त ताप चाहिए, उपयुक्त पानी चाहिए, उपयुक्त पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए। तो वो टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा पौधों को, पौधों की जड़ों को टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा, मिट्टी द्वारा। तो मिट्टी क्या करती है, सूरज की ऊर्जा को उसने अपने आप में संग्रहित किया, और उस ऊर्जा को, उस उष्मा को किसको प्रदान कर दिया, पौधों को प्रदान कर दिया, ठीक है। आगे देखो तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट क्या है, मृदा की ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। क्योंकि ऊपरी सतह सबसे ज्यादा कैसी होती है, उपजाऊ। जितना भी उर्वरक होता है, जितना भी कार्बनिक पदार्थ होता है, जितना भी ह्यूमस होता है, वो मिट्टी की कौन सी सतह पर आता है, ऊपरी सतह पर। इस वजह से जो मिट्टी की ऊपरी सतह है, वो सतह किसका निर्माण करती है, आपकी सबसे ज्यादा उर्वरकता का निर्माण करती है। और इसी वजह से हम ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, पेड़ पौधों, कृषि इत्यादि का काम करते हैं। और आपको पता है, आपने सुना होगा मृदा अपरदन, एक आपने घटना सुनी है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी सतह का बहना, ऊपरी सतह का कटाव। तो ऊपरी सतह ही कैसी होती है, उपजाऊ, और जब उपजाऊ सतह हट जाएगी तो नीचे की भूमि कैसी होगी, अनुपजाऊ। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो हमारे लिए कृषि योग्य भूमि होती है, और उसी से हमारी कृषि अच्छी प्रकार से हो सकती है। आगे देखो,
आगे क्या बोला है हमने कि विभिन्न जीवों के लिए यह प्राकृतिक निवास स्थान का काम भी करती है। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, ठीक है, आपने देखा होगा कि आप क्या डालते हो, केंचुए डालते हो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए, तो ये केंचुए भी मिट्टी की कौन सी सतह पर रहते हैं, ऊपरी सतह पर। छोटे छोटे कीट पतंगे हो गए, ये भी अपने अंडे कहाँ देते हैं, मृदा की ऊपरी सतह पर। अभी आप देखते हो टिड्डी दल का आक्रमण होता है, तो टिड्डी दल भी अपने अंडे जो हैं वो कहाँ देते हैं, मिट्टी। आप देखना कई भी आपको वीडियोस नेट पर मिल जाएंगे, टिड्डी दल अपने अंडों को कहाँ देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो ये उनके लिए भी किसका काम कर रहा है, निवास स्थान का काम कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं जैसे चूहे हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, खरगोश इत्यादि हो गए, ये अपने बिल कहाँ बनाते हैं, ये भी अपने बिल कहाँ बनाते हैं भाई, मिट्टी की ऊपरी सतह में बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो, मृदा का उपयोग इमारतों के निर्माण, सड़कें एवं निरर्थक पदार्थों को मिलाने में किया जाता है। तो बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, भवन निर्माण हो गया, या गंदगी को मिलाने का, गंदगी को दाबने का अगर काम हो गया, तो वो सारे काम किससे होते हैं, आपके मिट्टी के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है 2018 की एग्जाम में, मृदा का अध्ययन, हेडिंग क्या है आपकी, मृदा का अध्ययन। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है 1 नंबर का। क्या क्वेश्चन पूछा था कि मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित कौन सी शाखा है, मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित कौन सी शाखा है। तो शाखा का नाम क्या है, पेडोलॉजी। क्या नाम है बच्चों, पेडोलॉजी। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि बुक की जो एक एक लाइन है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसी वजह से मैं इसको आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज अपन ब्लैक बोर्ड पर भी और अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन एक लाइन जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। इस वजह से मैं इस तरीके से आपको वीडियो बना के बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मृदा शास्त्र। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, पेडोलॉजी 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया, ये 2018 में, ठीक है। अब देखो 2019 में क्या क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मृदा शास्त्र से क्वेश्चन पूछ ले, या इसी क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, पेडोलॉजी हम किसको बोलते हैं कि जब मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है, ये बात हमको पता है, और यह विज्ञान मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित है। तो जिस शाखा में मृदा के जन्म, निर्माण एवं वितरण से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, दूसरी जो हेडिंग है वो क्या है, मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र, अब आपको इसको इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है, पेडोलॉजी और एडिफोलॉजी, ठीक है। आगे देखो, मृदा का अध्ययन जब उच्च पादप समुदाय की दृष्टिकोण से किया जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, मृदा शास्त्र। तो आपको अब क्वेश्चन क्या मिल जाए कि यदि हम मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से करेंगे तो इसका क्या नाम होगा, तो इस शाखा का नाम होगा मृदा शास्त्र, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन की, मृदा एक प्राकृतिक पिंड के बारे में, और इसमें आप देख लो, एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है तथा इसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक है, इसका कृत्रिम निर्माण संभव नहीं है। इसके गुण विशेष और विभिन्न हैं। इसके गुण कैसे हैं भाई, विशेष हैं, पर्टिकुलर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग मृदा के अलग अलग गुण हैं। मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है। जैसे जीवित प्राणी का जन्म होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा धीरे धीरे अपने विकास करता हुआ बढ़ता है, उसी तरीके से मृदा का भी अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था के तौर पर क्या होता जाता है, विकास होता जाता है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है, क्योंकि जीवित प्राणियों के समान, देखो साफ साफ लिख रखा है, जीवित पदार्थों के समान इसका विकास भी कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। इसका विकास भी धीरे धीरे होता है। आगे चलते हैं। इनका जन्म पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है। इनका जन्म भी किससे होता है, पैतृक पदार्थों, चट्टानों से इनका जन्म होता है, और यह परिपक्व अवस्था में पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। भाई जब चट्टानों से जब टूटते हैं तो छोटे छोटे कण टूटते हैं। वो छोटे छोटे कण कैसे हैं, अभी अपरिपक्व अवस्था में, और धीरे धीरे वो कण ही किस में पहुंच जाते हैं, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब मृदा को क्या माना जाता है, गतिशील प्राकृतिक, क्योंकि गतिशील है ना, पहले अपरिपक्व थी, फिर धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, परिपक्व होती जाएगी, तो गति कर रही है। तो गति करने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, यह एक गतिशील पिंड है, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए क्या हो चुका है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड का टॉपिक पूरा हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब आगे की जो बात है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन मिल चुके हैं, आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ो। बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।